गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 21 समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण के क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, यदि a बराबर 1 2 5, b बराबर 1 2 5 7, c बराबर 2 5 8, तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय होगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते, यानी कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो चेक करने का तरीका, तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन से सॉल्व करने का ट्रिक समझ लीजिए। सबसे पहले आप लास्ट से चेक करिए। लास्ट से चेक करने का मतलब ये है कि सबसे पहले डी को चेक करिए, डी के बाद सी को चेक करिए, फिर बी को चेक करिए, फिर ए को चेक करिए। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करता हूं। ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी है। यदि हमारा ए माइनस बी समुच्चय ए माइनस बी का मान रिक्त समुच्चय आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चेक करते हैं। तो समुच्चय ए का मान आपका है 1 2 और 5, और समुच्चय बी का हमारा मान है 1 2 5 7। 1 2 5 और 7। अब दोनों को घटाइए। तो घटाते कैसे हैं? जो दोनों में कॉमन होता है वो आपस में कट जाता है। 1 2 5, 1 2 5 कट गया। तो आपका बचा क्या? आपका बचा केवल और फ्याई, यानी कि रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि समुच्चय ए में आपका एक भी अवयव नहीं बच रहा है। समुच्चय ए में आपका एक भी अवयव नहीं बच रहा है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे दोस्तों, लिखा कौन सी वैल्यू जाता है इसको समझिएगा। ए में से आप बी घटाएंगे, यानी कि समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाएंगे तो जो कॉमन होगा तो वो तो कटेंगे, लेकिन जो ए समुच्चय में बचेगा वही आपको लिखना है। ए में से आप बी को घटा रहे हैं तो जो समुच्चय ए में बचेगा वही लिखना है आपको। तो समुच्चय ए में आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, तो कुछ भी नहीं बच रहा है यानी कि रिक्त समुच्चय है। तो मैंने उसको फाई से दर्शा दिया। रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 27 आपका है, ए 20 एवं 27 के बीच सभी पूर्णांकों का दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है। समुच्चय भी बराबर दे रखा है यक्स सच यक्स। यक्स एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि 20 से 70 के बीच आपको जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी वह आपका समुच्चय बी में आया है। तो आप देखिए 20 और 70 के बीच कौन कौन से नंबर पूर्ण वर्ग वाले आते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा 25। 25 के बाद आपका पूर्ण वर्ग वाली संख्या आएगी 36। 36 के बाद आपका आएगा 49। 49 के बाद आपका आएगा 64। 25 36 49 64। इसके अलावा कोई भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं आती है 20 और 70 के बीच में, यानी समुच्चय बी का आपका यह मतलब हो गया। फिर आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि सी बराबर यक्स सच जेड यक्स एप्सिलॉन ए। यक्स एक अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि जो समुच्चय सी दे रखा है बोला है एक अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि 20 और 70 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आपको लेना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से विभाज्य हो या स्वयं की संख्या से। तो 20 के बाद 21 तो होगा नहीं, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा अभाज्य संख्या, तो 23 ले लेते हैं। 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, फिर 28 नहीं होगा, तब उसके बाद से 29 आपका अभाज्य संख्या आएगा। फिर 30 नहीं होगा तो 31
31 आपकी अभाज्य संख्या आएगी, फिर 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, फिर 34, 35, 36, फिर 37 होगा आपकी अभाज्य संख्या। 37 के बाद से 38, 39, 40, फिर आपकी 41 होगी। 41 के बाद 42 नहीं होगा, 43 आपकी होगी। फिर 43 के बाद आपका 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा। उसके बाद से आपकी 47 अभाज्य संख्या आएगी, 48, फिर 49, 50 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, 53 होगा आपका, तो 53 हो जाएगा आपका। उसके बाद से 53, उसके बाद से 54, 55, 56 भी नहीं होगा, 57, 57 तो आपका अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 से कटेगा। उसके बाद से 58, 59, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 59, फिर 60, फिर 61 हो जाएगा आपका। 61 के बाद आपका 63 भी नहीं होगा। उसके बाद से 64, 65, 66, 67, 67 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। फिर 68, 69, फिर 70। आपको 20 और 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को जो लेना था मैंने ले लिया। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद से आपका 53, 59, 61 और 67 आपकी संख्याएं आ गई। उसके बाद से जो आपका समुच्चय डी है उसको ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। समुच्चय डी आपको दे रखा है कि यक्स सब्जेक्ट यक्स एप्सिलॉन ए, यक्स एक प्रथम अंक बड़ा है दूसरे अंक से, यानी कि इसमें आपको ऐसे अंकों का समुच्चय लेना है जिसमें जो पहला अंक हो दूसरे अंक से बड़ा हो। तो पहला अंक दूसरे अंक से बड़े का संशय है, जैसे मैंने लिख दिया 40 का 3, यानी कि जो पहला अंक होना चाहिए इस दूसरे अंक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिएगा आपका जो 4 है वह 3 से बड़ा है। तो ऐसे ही नंबर आपको 20 और 70 के बीच लेना है, जिसका पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो वही नंबर लेना है। तो लेते हैं, तो आपका पहला तो आपका आ जाएगा 20 क्योंकि इसका पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। उसके बाद से आपका आ जाएगा 21, फिर 22 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, फिर आपका 23 भी नहीं होगा, फिर आपका 24 भी नहीं होगा, फिर आपका 25 भी नहीं होगा, फिर 26 भी नहीं होगा, फिर 27, 28, 29, 30 भी नहीं होगा। उसके 30 हो जाएगा क्योंकि जो इसका पहला नंबर है दूसरे नंबर से बड़ा है, क्योंकि 3 जो है वो आपका 0 से बड़ा है। फिर आपका 31 भी आ जाएगा, 31 के बाद से आपका 32 भी आ जाएगा, फिर 33 नहीं होगा, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर 40 आपका होगा। पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। फिर 40 के बाद आपका 41 होगा, फिर आपका 42 होगा, 42 के बाद आपका 43 होगा, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर 50 आपका होगा। 50 ले लिया, फिर आपका 51 हो जाएगा, 51 के बाद आपका 52 हो जाएगा, 52 के बाद आपका 53 हो जाएगा, 53 के बाद आपका 54 हो जाएगा, 54 के बाद से आपका 55 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है। फिर 56, 57, 58, 59, 60 हो जाएगा। उसमें से आपको 60 आपकी आ जाएगी, इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ी होगी। फिर आपका 61 आ जाएगा, फिर आपका 62 आ जाएगा, फिर आपका 63 आ जाएगा, फिर आपका 64 आ जाएगा, फिर आपका 65 आ जाएगा। 65 के आगे जाएंगे तो आपका नहीं होगा। ऐसे नंबर आपको लेना है जिसमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो। तो मैंने 20 और 70 के बीच इतने नंबर ले लिए जिसमें से आपके पहले नंबर दूसरे से बड़े हैं। सारे नंबर देख लीजिए, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि आपको बताना है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान। तो आप बताइए बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालिए। क्या इन दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन है? तो आप देखेंगे समुच्चय बी और समुच्चय सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 5। अब देखिएगा, जब आपका समुच्चय बी और समुच्चय सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आपको मिल गया 5, तो आप जब समुच्चय बी का समुच्चय बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा डी से। तो यहां पर ही कोई जब नंबर नहीं मिला तो हम किससे मिलाएंगे, डी से। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी तीनों में कॉमन हो। इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वह केवल और केवल 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे नंबर 28 आपका है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 400 विद्यार्थी तेलुगु बोल सकते हैं तथा 300 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, तो बताओ कितने विद्यार्थी हिंदी एवं तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी का मान दे रखा है 600 और ए का मान आपका है 400 और बी का मान है आपका 300 और यन ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो आपका समुच्चय ए है वह आपका तेलुगु का है, जो समुच्चय ए आपका है वह तेलुगु का है और जो समुच्चय बी है वह कौन सी भाषा दी गई है, वह आपको हिंदी दी गई है और जो आपका समुच्चय बी है वह आपका हिंदी है। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तेलुगु और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो आपको एक फार्मूला पता है कि यन ए यूनियन बी बराबर आपका होता है यन ऑफ ए प्लस का यन ऑफ बी माइनस का यन ए इंटरसेक्शन बी आपका फार्मूला होता है। तो यन ए यूनियन बी का मान आपको पता है 600 दे रखा है, यन ए का मान आपका है 400 प्लस का यन बी का मान आपको पता है 300 और माइनस का यन ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका 600 बराबर 400 और 300 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 700 हो जाएगा माइनस का यन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपका यन आप ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, यानी कि 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हिंदी और तेलुगु दोनों बोलते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, यदि समष्टि समुच्चय u बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समुच्चय b बराबर आपको दे रखा है 6 7 और 8 और a यूनियन c का मान आपका है 1 2 3 4 5 6, तो आपको बताना है a यूनियन b यूनियन c पर पावर बार का मान कितना होगा। आपको दे रखा है u, समष्टि समुच्चय u का मान 1 से 9 तक है और समुच्चय b का मान 6 7 8 है, a यूनियन c का मान आपका 1 2 3 4 5 6 है। आपको बताना है a यूनियन b यूनियन c पे पावर बार का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a यूनियन c का मान दे रखा है, आपको a यूनियन b यूनियन c का मान निकालना है। तो मैंने आपको दूसरी क्लास में आपको बताया था कि यदि आपका a यूनियन b और यूनियन c के रूप में हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a यूनियन c और यूनियन आपका हो जाएगा b। इन सबको आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, चाहे आप b को बाहर निकाल सकते हैं, c को अंदर कर सकते हैं ब्रैकेट के, या तो आप a को बाहर ब्रैकेट के कर सकते हैं और c को ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। यानी कि इन सब का सीक्वेंस a b c का स्थान आप इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a यूनियन b यूनियन c का। तो यहाँ पर a यूनियन b यूनियन c का मान निकालना है, तो क्या करते हैं a यूनियन c का यूनियन निकाल लेते हैं यूनियन b से। तो a यूनियन c का हम यूनियन निकाल लेते हैं, a यूनियन c का हम यूनियन निकाल लेते हैं b से। तो यहाँ पर निकालते हैं तो देखिएगा a यूनियन c का मान आपका है 1 2 3 4 5 और 6 है। उसके बाद से इसका यूनियन आपको निकालना है समुच्चय b से। तो समुच्चय b आपका है 6 7 और 8। तो निकालिए, देखिएगा यूनियन का मतलब यह है कि दोनों समुच्चय के अवयव को आपस में इकट्ठा करके आपको लिख देना है। बस ध्यान में यही रखना है कि कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तो रहेगा ही, 1 2 3 4 5 आपका रहेगा। उसके बाद से आपका 6 आएगा, फिर 7 फिर 8, तो यहाँ पर आपका आएगा 6 7 और 8। ये आपका a यूनियन b यूनियन c का मान आपका a आ गया। आपको निकालना है a यूनियन b यूनियन c पे पावर बार का। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, u में से जब आप a यूनियन b यूनियन c का मान निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा a यूनियन b यूनियन c पे पावर बार का मान कितना होगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका a यूनियन b यूनियन c पे बार का मान कैसे निकालेंगे, आपको u में से a यूनियन b यूनियन c को घटाना होगा।
तो u का मान आपका क्या है 1 से 9 तक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से आपको a यूनियन b यूनियन c घटाना है। तो a यूनियन b यूनियन c का मान 1 से आपका 8 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब घटा दीजिए तो जो कॉमन वाली वैल्यू होगी वो कट जाएगी। 1 से 1 कटेगा, 2 से आपका 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8। तो a यूनियन b यूनियन c पे बार का मान आपका आ जाएगा। घटाते हैं, किसको लिखते हैं, जो आपका u में से आप a यूनियन b यूनियन c घटा रहे हैं, यानी कि जो u समुच्चय में आपका बचेगा वही लिख रहा है। तो u समुच्चय में केवल और केवल 9 बच रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय e बराबर 1 2 3 4 5 है, उप समुच्चय a बराबर 1 2 5, b बराबर 3 4 5 है, तो समुच्चय a डैश यूनियन b डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश में अवयवों की संख्या आपको बताना है। तो देखिएगा समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के रूप में दिया है। जो आपका उप समुच्चय a है 1 2 5 है और b है आपका 3 4 5 है। आपको a बार यूनियन b बार यूनियन a इंटरसेक्शन b बार का आपको मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा a इंटरसेक्शन b बार का आपको मान निकालना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम a पे बार यूनियन b पे पावर बार निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको a बार और b बार का मान पता होना चाहिए। तो a बार का मान देखिए, तो a बार का मान कैसे निकालते हैं, आपको e में से a को घटाना होगा, यानी समुच्चय e में से आपको a को घटाना होगा। तो समुच्चय e आपका 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 है, ये आपका समुच्चय e है। इसमें से आपको a घटाना होगा। समुच्चय a का मान है 1 2 और 5, तो घटा देते हैं। तो यहाँ से आपका 1 2 5 तो कटेगा ही, 1 2 और 5 आपका कट गया। तो आपका a बार का मान कितना आ गया 3 4 और 6, 3 4 और 6 आपका आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 4 और 6। ध्यान में रखिएगा e में से आप a को घटा रहे हैं, तो जो समुच्चय e में आपका बचेगा वही लिखना है। तो मैंने लिख लिया। अब निकालते हैं b बार का मान। तो b बार का भी मान निकालने के लिए आपको e में से समुच्चय b को घटाना होगा। समुच्चय e का मान आपका 1 से 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है। इसमें से आपको समुच्चय b को घटाना है। समुच्चय b का मान 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 और 6 है। तो घटा लीजिए। तो यहाँ से 3 से आपका 3 कैंसिल, 4 5 6 4 5 6 आपका कैंसिल, यानी कि b बार का यहाँ से आपका मान आ गया 1 और 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। आपको निकालना है a बार यूनियन b बार। तो सबसे पहले a बार यूनियन b बार का मान निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो a बार का आपने मान निकालना है 3 4 और 6। उसके बाद से यहाँ पर आपने b बार का मान निकालना है 1 और 2। तो इन दोनों को बीच आपको यूनियन लगाना है, यानी दोनों समुच्चय को आपस में ऐड कर देना है। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और 6। ये आपका a बार यूनियन b बार का मान आ गया। अब आप निकाल लीजिए a इंटरसेक्शन b बार का मान। तो यहाँ से आपका a इंटरसेक्शन b बार, तो समुच्चय a का मान आपका है 1 2 और 5। इससे आपको इंटरसेक्शन निकालना है b बार से। तो b बार का मान आपका है 1 2। अब देखिए समुच्चय a और समुच्चय b बार में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आप देखेंगे तो कॉमन आपको मिलेगा 1 और 2, यानी कि आपका a इंटरसेक्शन b बार का मान 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पर आपने a बार यूनियन b बार का भी मान निकाल लिया और a इंटरसेक्शन b बार का भी मान आपने निकाल लिया। अब आपको a बार यूनियन b बार का यूनियन निकालना है a इंटरसेक्शन b बार से। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका a बार यूनियन b बार का यूनियन आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b बार।
आपको ए बार यूनियन बी बार का मान आपको पता है कितना है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6। इसका आपको यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बार। ए इंटरसेक्शन बी बार का मान आपको पता है कि 1 और 2 है, तो इन दोनों समुच्चय को आपस में ऐड करके लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है। ए यूनियन, इन दोनों के बीच यूनियन का मतलब ये है कि दोनों समुच्चय को आपस में इकट्ठा करके लिख देना है, पर ध्यान में यही रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिख देते हैं 1 2 3, उसके बाद से 4 और 6, यानी कि आपने निकाल लिया ए बार यूनियन बी बार का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी बार का जो मान होगा 1 2 3 4 6। अब आपका यह आंसर नहीं है, आपको बताना है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी जो अवयवों की संख्या होगी वह आपका 5 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है ए तथा बी एक समष्टि यू के उपसमुच्चय हैं यदि यन ऑफ ए बराबर 15, यन ऑफ बी बराबर 5, यन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3, यन ऑफ यू बराबर आपको दे रखा है 30। तो आपको यन ए यूनियन बी का मान निकालना है। तो जो आपका यन ऑफ यू का मान दिया है उसका इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, वो अगर नहीं भी दिया रहता तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि यन ए यूनियन बी बराबर आपका होता है यन ऑफ ए प्लस का यन ऑफ बी माइनस का यन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है। तो यहाँ पर इसका मान आपको निकालना है। यन ए का मान आपको दे रखा है 15, यन बी का मान आपको दे रखा है 5, यन ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दे रखा है 3। तो 15 5 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, यानी कि यन ऑफ ए यूनियन बी का मान आपने निकाल लिया 17, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है यदि ए बराबर यक्स शब्द यक्स शब्द आउल का अक्षर है, बी बराबर यक्स शब्द यक्स शब्द लो का अक्षर है, सी बराबर यक्स शब्द यक्स शब्द WOL का अक्षर है, तो आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखा है कि कौन सा संबंध इन तीनों समुच्चय में बराबर है। तो आप देखिएगा जो आपका समुच्चय ए है इसमें भी केवल और केवल 3 वर्ड यूज किए गए हैं OWL, और समुच्चय बी में भी आपका 3 वर्ड यूज किए गए हैं LOW, और समुच्चय सी में भी आपका WOL, यानी कि जो वर्ड है इनके समान है, बस इनको इधर उधर करके लिखा गया है। इसमें भी OWL यूज किया गया है, इसमें भी आपका OWL यूज किया गया है, इसमें भी आपका OWL यूज किया है, यानी कि जो आपका समुच्चय ए है वह समुच्चय बी के बराबर होगा और वही समुच्चय सी के बराबर होगा, यानी कि तीनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है एक स्कूल में 100 छात्रों ने हिंदी वैकल्पिक विषय लिया, 70 ने फ्रेंच लिया तथा 70 ने संस्कृत लिया। इनमें से 63 ने केवल हिंदी वैकल्पिक विषय लिया, 47 ने केवल फ्रेंच लिया, 11 ने केवल हिंदी तथा फ्रेंच लिए तथा 6 ने केवल फ्रेंच तथा संस्कृत लिए। जिन्होंने केवल संस्कृत वैकल्पिक विषय लिया उन छात्रों की संख्या आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आगे भी आपका 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक स्कूल में 100 छात्रों ने हिंदी वैकल्पिक विषय लिया। इस क्वेश्चन को मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से यानी वेन आरेख के माध्यम से समझाता हूं। तो यहाँ पर 100 छात्र ऐसे हैं जो कि हिंदी वैकल्पिक विषय लेते हैं। कितने छात्र हैं? 100 छात्र। फिर आगे बोला गया है कि 70 ने फ्रेंच लिए, यानी कि एक बोला यहाँ पर मैं ले लेता हूं, यह आपका फ्रेंच का है, तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच लेते हैं। फिर आगे बोला गया है कि 70 ने संस्कृत लिए,
या तीसरा गोला आपका है संस्कृत का। संस्कृत का इसमें 70 स्टूडेंट आते हैं जो संस्कृत लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगे बोला गया है कि 63 ने केवल हिंदी वैकल्पिक विषय लिया। तो इस बात को समझिएगा, जो आपके 100 स्टूडेंट हिंदी वाले गोले के अंदर हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि 63 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी पढ़ते हैं। तो 63 स्टूडेंट को मैंने गोले के अंदर कर लिया हिंदी वाले की, जो यह केवल हिंदी पढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है 47 ने केवल फ्रेंच लिया। अब इन 70 में से 47 ऐसे हैं जो केवल और केवल फ्रेंच पढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है 11 ने केवल हिंदी तथा फ्रेंच लिए। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और फ्रेंच लेते हैं। तो हिंदी और फ्रेंच का आपका ये आ रहा है कॉमन वाली वैल्यू। तो हिंदी और फ्रेंच 11 लेते हैं, तो दोनों की जो कॉमन वैल्यू है हिंदी और फ्रेंच का यही वाला पार्ट है, तो इसमें मैंने 11 को रख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको ध्यान से देखिएगा। फिर बोला गया 6 ने केवल फ्रेंच तथा संस्कृत लिए। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच और संस्कृत लेते हैं। तो संस्कृत और फ्रेंच के बीच का जो है आपका यही आएगा, यानी कि ए वाला पोर्शन आपका संस्कृत और फ्रेंच का आएगा। तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो संस्कृत और फ्रेंच पढ़ते हैं। आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल संस्कृत पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं गोला बी की बात करता हूं, यानी कि फ्रेंच वाले गोले की बात करता हूं। फ्रेंच वाले गोले की बात करने का मेन मकसद हमारा ये है कि यदि आप पहले गोले यानी हिंदी वाले को लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आपके खाली दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप फ्रेंच वाले गोले को लेंगे तो केवल और केवल आपका एक ही ऑप्शन है जिसको आपको भरना है, तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो फ्रेंच वाला गोला है, टोटल स्टूडेंट आपको चाहिए 70। इसमें से 47 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल फ्रेंच पढ़ते हैं। केवल और केवल आप इस गोले को ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच वाले को 11 भी आपका यही 70 वाले में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस का आपका हो जाएगा 11। और देखिए इस गोले में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 6। तो हमको टोटल 70 स्टूडेंट चाहिए फ्रेंच वाले में। तो इसमें से देखिए मैंने 47 स्टूडेंट जो है केवल फ्रेंच लेते हैं, 11 आपके हिंदी और फ्रेंच लेते हैं, और 6 आपके संस्कृत और फ्रेंच लेते हैं। तो देखिएगा कितना आ रहा है, 47 और 11 58, 58 में 6 जोड़ेंगे 64, यानी कि टोटल के 64 स्टूडेंट, 70 में से 64 स्टूडेंट आपको पता चल गया कि जो कि 47 फ्रेंच लेते हैं, 11 आपका हिंदी और फ्रेंच लेते हैं, और 6 आपका संस्कृत और फ्रेंच लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट और आपके बचे रह जाते हैं 70 में से? तो 70 में से केवल और केवल 6 स्टूडेंट और आपको चाहिए। तो 6 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, यानी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला एरिया आपका यही है, यानी कि 6 स्टूडेंट आपके ऐसे हो जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अब देखेंगे कि जो आपका 70 का आंकड़ा है वो आपका 47 11 6 6 जोड़ने पर आपका 70 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा, अब हिंदी वाले गोले की बात करते हैं। तो हिंदी वाले गोलों को ध्यान से देखिएगा, टोटल हिंदी वाले में आपका 100 स्टूडेंट चाहिए, यानी हिंदी वाले गोले के लिए 100 स्टूडेंट चाहिए, जिसमें से 63 स्टूडेंट आपके केवल और केवल हिंदी पढ़ते हैं। अब देखिएगा हिंदी वाला यहाँ पर आपका ये वाला गोला आता है, तो 11 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो प्लस का 11 और प्लस का 6, तो जोड़ लीजिए 63 1 64 74, 74 में 6 जोड़ेंगे तो 80 होगा, यानी 100 चाहिए, लेकिन टोटल का हमारा 80 पूरा हो रहा है, यानी कि 20 स्टूडेंट आपके यहाँ पर आएंगे, जो ऐसे 20 स्टूडेंट होंगे जो हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर 20 रख दिया। अब बात करते हैं संस्कृत वाले गोले की। तो संस्कृत वाले गोले में आपको टोटल के 70 स्टूडेंट चाहिए, टोटल के 70 स्टूडेंट चाहिए। तो यह आपका संस्कृत वाला गोला है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह 6 आएगा, यह 6 आएगा और यह 20 आएगा, तो 6 प्लस का 6 प्लस का 20, तो 20 26 और 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। लेकिन चाहिए हमको 70, तो 70 से कितना कम है? 70 से आपका 32 घटाएंगे तो 38 कम है, यानी कि टोटल केवल और केवल आपको संस्कृत वाले गोले में 32 स्टूडेंट मिल रहे हैं, और लेकिन इसका जो आंकड़ा है वह आपका 70 का है,
यानी कि 38 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल और केवल संस्कृत पढ़ रहे होंगे। यही आपसे पूछा गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, 1 बाय 1। प्रत्येक गोले की जो कैपेसिटी है, जैसे हिंदी वाले गोले की 100 है कैपेसिटी, तो 100 पूरा करने के लिए देखिए कितने स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं, तो जो आपका खाना खाली है वहां पर आपको भर देना है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, 120 छात्रों के समूह में 100 गणित लेते हैं तथा 70 भौतिकी शास्त्र लेते हैं। यदि 10 छात्र दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने छात्र दोनों विषय लेते हैं, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है 120 छात्रों के समूह में, यानी कि जो आपका A यूनियन B का मान दे रखा है, यानी आप A यूनियन B का मान दे रखा है 120। यहाँ पर मैं A को मान लेता हूँ गणित है यानी मैथ है, और B को मैं मान लेता हूँ फिजिक्स है यानी कि भौतिक शास्त्र है। यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 100 गणित लेते हैं, यानी कि यन आप A का जो मान है वह आपका 100 है। मैंने A को गणित माना है यानी यन आप A का मान 100 है। फिर यन आप B का मान जो दे रखा है वो आपका है 70, मैंने B को माना है फिजिक्स है। फिर आपका बोला है कि 10 ऐसे छात्र हैं जो कि कोई विषय नहीं लेते हैं, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, तो टोटल के आपके 120 छात्र हैं। तो 10 छात्र आपके वैसे ही आपके निकल जाएंगे, क्योंकि यह 10 छात्र ऐसे हैं जो कि कोई विषय नहीं पढ़ते हैं। यानी कि अब आपका यन आप A यूनियन B का जो मान होगा वह आपका होगा 110। आपको निकालना है यन आप A इंटरसेक्शन B का मान। तो आपको एक फार्मूला पता है कि यन आप A यूनियन B बराबर आपका होता है यन आप A प्लस का यन आप B माइनस का यन आप A इंटरसेक्शन B आपका होता है। तो यहाँ पर यन आप A यूनियन B का मान आपका कितना है 110। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 110। 120 नहीं लीजिएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट आपके वैसे ही आउट हो जाते हैं जो भी एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो 120 टोटल बच्चे थे, इसमें से 10 आपके ऐसे निकल गए जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। यानी कि अब आपको जो सॉल्व करना है क्वेश्चन को 110 पर लेना है, यानी यन आप A यूनियन B का मान 110 हो जाएगा। यन आप A का मान आपका है 100 और यन आप B का मान आपका है 70 माइनस का यन आप A इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। तो यन आप A इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 60 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।